हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करी हुई हैं। तो अगर हम टाइप्स या काइंड्स की बात करें प्रोस्पेक्टस की, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 4 टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं। एक हमारा होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जिसको सेक्शन 31 में डील किया गया। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको सेक्शन 32 में डील किया गया है। फिर एब्रिश प्रोस्पेक्टस और लास्ट हमारा आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो ये 4 प्रोस्पेक्टस के टाइप्स होते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे प्रोस्पेक्टस को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ प्रोस्पेक्टस की। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनको सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डील किया गया है। अब ये प्रोस्पेक्टस होता क्या है बेसिकली, तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 31 के अंदर डील किया गया है, राइट। अब वहाँ पे ये होता क्या, मतलब सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मीन्स क्या होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कि सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस होगा और उससे हम कई सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं, मतलब कई सिक्योरिटीज़ को ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को। तो मल्टीपल सिक्योरिटीज़ के लिए, मल्टीपल क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए आप एक सिंगल प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। मतलब आप बार बार ऑफर लाना चाहते हैं तो बार बार आपको प्रोस्पेक्टस लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग सिक्योरिटीज़ का अलग अलग टाइम पे ऑफर लाना चाहते हैं तो आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करके आप उन सिक्योरिटीज़ को अलग अलग टाइम पीरियड पे इशू कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है उसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सो बेसिकली सेल्फ प्रोस्पेक्टस जब इशू किया जाता है तो ये क्या होता है कि इसमें जो इशूअर है उसको सेपरेट प्रोस्पेक्टस हर एक ऑफर के लिए लाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब वो फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू किए बिना ही अपना नया ऑफर ला सकता है। इज़ इट क्लियर। मतलब अगर मुझे 5 लाख शेयर्स अभी ऑफर करने हैं और मैंने सेल्फ प्रोस्पेक्टस ला दिया तो मैं 5 लाख शेयर्स ऑफर कर दूं। अब फिर मुझे 2 लाख और शेयर्स ऑफर करने हैं, मतलब और शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे फिर से प्रोस्पेक्टस लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सेल्फ प्रोस्पेक्टस ला दिया है। तो अब मैं 2 लाख बिना प्रोस्पेक्टस के भी इशू कर सकती हूँ। मतलब 2 लाख के जो शेयर्स हैं उनको मैं इशू कर सकती हूँ पब्लिक में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, अगर एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए तो बार बार हमको करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई टाइम पीरियड है क्या, मतलब कब तक हम और सारे शेयर्स ऑफर कर सकते हैं सिर्फ एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे। तो उसकी वैलिडिटी पीरियड होती है 1 साल की, मतलब विद इन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। तो विद इन 1 ईयर आप अगर एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस ला दिए हैं तो आप फिर अपने जो वो है ऑफर्स हैं वो आप बार बार इशू कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि मैक्सिमम आप 4 ऑफर ला सकते हैं। मतलब 1 साल का टाइम पीरियड भी हो गया और नंबर ऑफ ऑफर्स भी डिसाइड कर दिए जाते हैं कि 4 ऑफर ही आप ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो जब आपका पहला ऑफर आता है तब से इसका वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम फर्स्ट ईयर की काउंटिंग कब से शुरू करेंगे, जब फर्स्ट ऑफर आप ला देंगे उससे आपका 1 साल काउंट किया जाएगा और उस बीच में आप ऑफर्स अपने ला सकते हैं। मतलब पब्लिक को और शेयर सेल कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्लियर है। अब अगर कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और आपको पता है कि अलग अलग टाइम पे आप ऑफर्स लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड के बीच में गैप आप कंपनी में कई चीज़ें हो जाती हैं। मतलब उस गैप में कंपनी में कई चेंजेस भी हो जाते हैं। तो क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टस सही इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक बार आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब आप अलग अलग टाइम पे ऑफर्स ला रहे हैं, तो उस बीच कंपनी में जो कुछ भी हुआ उसकी डिटेल कैसे आपको मिलेगी। तो उसी के लिए रूल क्या बनाया गया कि अगर कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करती है तो उसको इन्फॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होगा, बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं टाइम पीरियड का, जो एक ऑफर से दूसरे ऑफर के बीच में टाइम गैप रहा, उस बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं आपकी कंपनी में, वो सब इसके थ्रू इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो मेमोरेंडम होती है उसमें वो सारे फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो जैसे अगर कोई चार्ज क्रिएट किया गया, मतलब इस बीच में कंपनी के किसी एसेट्स के अगेंस्ट लोन ले लिया गया है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन लिया गया है, कोई चार्ज क्रिएट किया गया कंपनी पे, तो वो उसकी डिटेल वहाँ मेंशन होगी। या फिर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस हैं, मतलब जब उनका लास्ट ऑफर आया था और अब जो नया ऑफर आने वाला है, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में, इस गैप में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई चेंज आया है तो वो भी डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर कोई चेंजेस हुए हैं कंपनी में
तो वो भी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में मिलेगी। इट मीन्स व्हाट कि देखिए प्रॉस्पेक्टस जब आप इशू करते हैं तो इट मीन्स व्हाट कि प्रॉस्पेक्टस इशू करते ही आप जो शेयर है आप ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, और पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी के बारे में एक्यूरेट मिल जा रही है ना, कुछ भी गलत नहीं मिल रहा, सब डिटेल मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रॉस्पेक्टस लाते हैं तो आपको वो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड से चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को लाके और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को लाके हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई हमारा प्रॉस्पेक्टस का काम क्लियर हुआ। तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस सेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या बनाते हैं, प्रॉस्पेक्टस बनाते हैं, क्लियर है। तो जब कभी एमसीक्यूज एग्जाम्स भी होते हैं तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की। अब इस प्रॉस्पेक्टस के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 32 में डील किए गए कंपनीज एक्ट के। तो वहाँ पे बताया गया कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस जिसमें कंप्लीट डिटेल ही नहीं है। कंप्लीट डिटेल किस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है, क्वांटिटी और प्राइस के रिगार्डिंग, मतलब जो सिक्योरिटीज़ आप ऑफर करने जा रहे हैं पब्लिक को, वो कितनी क्वांटिटी में ऑफर होगी, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करने वाले हैं, या एक शेयर की क्या प्राइस आप फिक्स कर रहे हैं, वो उस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन नहीं होगा। तो जिस प्रॉस्पेक्टस में ये डिटेल मेंशन नहीं होंगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बोलेंगे। इज इट क्लियर। तो कंपनी अगर सिक्योरिटीज़ ऑफर करने वाली है और वो प्रॉस्पेक्टस लाने से पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को ला सकती है, क्लियर है। मतलब अगर उसको नया ऑफर लेके आना है, आईपीओ लेके आना है या एफपीओ लेके आना है और प्राइसेस वो फिक्स नहीं कर पा रही, तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रॉस्पेक्टस से पहले क्या ला देगी, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ला देती है, ठीक। तो अगर कोई कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस लाना चाहती है तो उस केस में ये ध्यान देना होता है कि जब उनकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट या ऑफर ओपन हो रहा है, एटलीस्ट उसके 3 दिन पहले ये जो आपका रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है वो सबमिट हो जाना चाहिए रजिस्ट्रार के पास। इज इट क्लियर। तो आप अगर रेड हेरिंग लाएंगे तो उसको पहले रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेंगे, तब आप पब्लिक के पास उसे लेके जाएंगे। तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में भी जितनी भी चीज़ें आपकी प्रॉस्पेक्टस में जो जो ऑब्लिगेशन होती हैं, जो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, वो सब आपकी रेड हेरिंग में भी एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन अगर कोई वेरिएशन होता है आपकी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के बीच में और प्रॉस्पेक्टस के बीच में, तो उसको बिल्कुल हाईलाइट करके मेंशन करना पड़ता है एज अ वेरिएशन कि हाँ ये डिफरेंस है, ये वेरी कर गया हमारा, कि प्रॉस्पेक्टस में ये था और हमारे रेड हेरिंग में ये है। तो कि पहली चीज़ तो सिर्फ 2 बातें मेंशन नहीं है वहाँ, प्राइस नहीं मेंशन है, क्वांटिटी मेंशन नहीं है, बाकी सारी डिटेल्स तो हैं वही। पर अगर किसी वजह से वेरिएशन आ गया तो आपको वो वेरिएशन मेंशन करना पड़ेगा कि ये वेरिएशन है, ये चेंज है हमारा नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस में और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में। तो रेड हेरिंग पहले लाया जाता है, बाद में जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो क्या आ जाता है, आपका प्रॉस्पेक्टस आ जाता है। सो बेसिकली रेड हेरिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है या एफपीओ ला रही है और वो प्राइस नहीं डिसाइड कर पा रही, प्राइस की डिस्कवरी, बुक बिल्डिंग मतलब प्राइस की डिस्कवरी, तो उस प्रोसेस के लिए वो लोग क्या करती है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को इशू कर देती हैं। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं अब्रिज प्रॉस्पेक्टस की। तो देखिए अब्रिज प्रॉस्पेक्टस के रिगार्डिंग ये होता, मतलब ये अब्रिज प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, तो वो जो है आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है, और इसके अलावा का जो कि अब्रिज प्रॉस्पेक्टस कहाँ पे यूज़ करना है उसके प्रोविजन सेक्शन 33 में डील किए गए हैं कंपनीज एक्ट के, क्लियर है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि अब्रिज प्रॉस्पेक्टस होता क्या है। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एब्रिज प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है कि एक मेमोरेंडम है ना, एक इंफॉर्मेशन की डिटेल रहेगी जहाँ पे जो भी सेबी की रेगुलेशंस के थ्रू जो बातें कही गई हैं प्रॉस्पेक्टस में, या जो भी प्रॉस्पेक्टस के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो उसमें मेंशन रहते हैं। मतलब एक ऐसा मेमोरेंडम, एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे आपके प्रॉस्पेक्टस के सारे साइलेंट फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स उस स्टेटमेंट में मेंशन होंगे, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, अब्रिज प्रॉस्पेक्टस कहलाता है, क्लियर है। तो इट कंटेन्स व्हाट, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस इन ब्रीफ। प्रॉस्पेक्टस में जो कुछ भी बातें कही गई हैं वो बहुत शॉर्ट में, बहुत समरी फॉर्म में आपको इस स्टेटमेंट में इसमें मेंशन रहेगी, इस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन रहेगी, जिससे कि जो इन्वेस्टर है, जो भी उस शेयर को परचेज करने जा रहा है, जो सिक्योरिटीज को खरीदने जा रहा है, सब्सक्राइब करने जा रहा है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए इन शॉर्ट। इज इट क्लियर। तो सेक्शन 33 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कंपनी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म दे रही है, मतलब इशू कर रही है, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर रही है, मतलब जिसको भर के जो पब्लिक है वो शेयर्स को सब्सक्राइब करने वाली है, एप्लीकेशन फिल करके वो देगी, एप्लीकेशन मनी के साथ आपको सबमिट करेगी कंपनी को। तो उन्होंने कहा कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म आप इशू करते हैं ना, तो उसके साथ अब्रिज प्रॉस्पेक्टस जरूर अटैच होना चाहिए।
क्लियर है? क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग एन पब्लिक, तो आप एब्रिज प्रॉस्पेक्टस को तुरंत देख लें और आपको क्विक समरी मिल जाए आपके पूरे प्रॉस्पेक्टस की। तो इसीलिए हर उसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एब्रिज प्रॉस्पेक्टस अटैच होगा, ऐसा सेक्शन 33 ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। ठीक, तो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस जो है उसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं उसको सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 के अंदर डील किया गया था और उसके हिसाब से बोला गया, देखिए नाम से समझ में आ रहा है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस मतलब माना गया है। ये प्रॉस्पेक्टस तो एक हो गया कि हाँ ये प्रॉस्पेक्टस के नाम से रजिस्टर्ड हो गया, पर ये मान लिया जाता है कि ये भी प्रॉस्पेक्टस है, जैसा कि प्रॉस्पेक्टस के डेफिनेशन में बोला गया था। अगर आपको याद होगा तो हमने वहाँ पर डील किया था कि प्रॉस्पेक्टस के डेफिनेशन में बोला गया था कि रेड हेरिंग और सेल्फ ये सारे के सारे प्रॉस्पेक्टस कहलाएंगे। उनके साथ ही और भी कोई डॉक्यूमेंट, और भी कोई नोटिस, और भी कोई सर्कुलर, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि इनवाइट करती है पब्लिक को, वो भी क्या कहलाती है? प्रॉस्पेक्टस कहलाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। तो सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में बोला गया कि कंपनी टू ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल टू द पब्लिक, मतलब अगर वो पब्लिक को कोई भी सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है सेल करने के लिए कि मतलब पब्लिक उसे परचेज कर ले, या वो एग्री कर रही है कि वो अलॉट करेगी अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक में, तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे ऑफर्स वो पब्लिक के पास जो लेके आ रही है सेल करने के लिए, वो जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू लेके आती है वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। अब इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, नोटिस हो सकती है, कोई पैम्पलेट्स हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके थ्रू वो पब्लिक को ऑफर कर रही हो कि आप जो है हमारे शेयर्स को या हमारी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लीजिए, मतलब जिनके भी थ्रू वो सेल करने को ऑफर कर रही होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं? डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कहलाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये रेड हेरिंग, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस या ब्रिज और डीम्ड प्रॉस्पेक्टस होते क्या हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।